आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के ऊपर। हमारे सामने हमारे एक मित्र का फ्लैट बेचने वाले थे, तो उसको फ्लैट को देखने कोई लोग आते थे। वो चाबी हमारे पास रहती, तो हम उनको बड़े प्यार से सबको दिखाया करते। एक व्यक्ति आए, उन्होंने घर देखा, तो जब हम पास में ही खड़े थे तो वो एक मैडम जो है वो अपने पति से कहने लगी, अरे भाई वो वास्तु के हिसाब से इसका दरवाज़ा इधर है और ये खिड़की इधर है और वो बाथरूम इधर है और वो टॉयलेट इधर है। कुछ सेकंड को हमें बहुत आश्चर्य हुआ, से नहीं रहा गया। अब हमारा ये कहना था कि भाई देखिए, आप एक ठीक है, हम ये नहीं कहते कि वास्तुशास्त्र गलत है, लेकिन ये तो सही है कि भाई वास्तु शास्त्र की सीमाएं कहाँ हैं और वास्तु शास्त्र का इतिहास क्या कहता है। ये दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। आज से करीब हमें याद आता है कि 50-60 साल पहले हमने कभी वास्तु का नाम नहीं सुना था। किसी घर को खरीदने कोई भी आता था, कोई भी खिड़की किधर लगी रहने दो, दरवाज़ा किधर रहने दो, कभी किसी ने वास्तु को लेके कभी कोई चर्चा नहीं की। अचानक ये वास्तु नाम की चीज का आविष्कार हो गया। आविष्कार का मतलब ऐसा नहीं कि वास्तु शास्त्र नहीं था, ऐसा नहीं था, लेकिन वास्तु शास्त्र के विशेषज्ञ बन के जो लूटने की कोशिश शुरू हो गई, वो सवाल करने लायक है। अचानक ये वास्तु शास्त्र, वास्तु के वैज्ञानिक और ये ज्ञाता और कहां कहां से आ गए। कभी किसी ने सोचा है कि भाई ये कहाँ से आए? अरे सोच के देखो तो ना कि भाई कभी भी आपके पिताजी ने जब घर बनाया था, कभी नहीं सोचा था कि क्या। हाँ, इतना ज़रूर था कि पहले लोग कोशिश करते थे कि घर का जो मुंह है वो पूरब की तरफ हो। उतना तो मुझे याद आता है। तो चलिए, पूरब की तरफ की तो बात हम कुछ हद तक ऐसे मानते हैं कि भाई पूरब की तरफ अगर मुख होता है तो जो मेन दरवाजे, मेन एक्सेस से जो लाइट आती है, घर प्रकाशमान रहता है, उसमें जो है तरह तरह की अल्ट्रावायलेट रेज होती है सनलाइट में, तो उससे जीवाणु मरने की संभावना बढ़ जाती है। दिन में ये ज़रूरी है कि वह रोशनी अच्छी हो ताकि आपको सब कुछ मच्चित प्रसन्न रहे, बाकी सब रहे। तो अब चलिए एक बात पर विचार करते हैं। हमने ये भी देखा वास्तु के नाम पर कितने लोगों को घर खरीदने के बाद हमने दरवाजे को तोड़फोड़ करते देखा। देखिए, मजेदार बात है कि दरवाजा एक गलत दिशा में है, वास्तु शास्त्री आता है और वो उसमें एल टाइप का एक मोड़ देके उस दरवाजे का एक दिशा बदल देता है कि एल टाइप का दरवाजा किया। पर उन मजेदार बात है कि वो एल टाइप का दरवाजा होने के बाद भी मुख्य दरवाजा वहीं रहता है। अब उसने दो दरवाजे लगा दिए। पहला दरवाजा गलत दिशा में, एंटर करके आदमी घुसेगा तो दूसरी तरफ उसको एंट्री मिलेगी। अब आप बताइए क्या चमत्कार हो गया। जिसको घर खरीदने लायक ताकत थी उसने घर तो खरीद लिया, कोई प्रॉब्लम। घर खरीदने की क्षमता है तो उसने घर खरीद लिया। अब उसको चिंता है कि वास्तु के कारण हमारा सब भविष्य और वो सब सुधरेगा और अच्छा रहेगा। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई वास्तु का कितना रोल इन चीजों में होता है। क्या जादू की छड़ी है? चलिए एक दूसरी बात बताते हैं। आप दुनिया के किसी शहर में आप घूमो, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में आप चले जाओ, चले जाने पे आपको ये दिखाई देगा कि वहां पे तमाम सारी बिजनेस। अब जब जाते हो तो हर रोड के लेफ्ट राइट आपको तमाम सारी दुकानें, मॉल या बिल्डिंगें मिलेंगी और सड़क जो है लेफ्ट राइट हर जगह मुड़ती रहती। न जाने कितनी जगह पे गलत दिशा में लोगों के दरवाजे, लोगों के घर या बिल्डिंग के मुंह होते हैं। पर आप ये बताइए कि क्या वहां की रौनक में कोई कमी है? सारी मॉल चल रही है, सारी बिजनेस चल रही है। जिन घरों में लोग रहे, आखिर में आदमी रह रहा है ना, वहां कोई देवता तो नहीं रहना ना। और वहां पे सब रहने वाले, और ऐसा कोई भी घर नहीं जहां दुख ना हो। ऐसा कोई घर है क्या जहां कोई तकलीफ ना हो? गलत वास्तु की दिशा में भी सफल लोग हैं। अब हम एक अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने एक परिस्थिति पैदा करते हैं।
अभी एक चीज जरूर है कि प्राचीन भारत में हम लोगों के जो पूर्वज थे अति बुद्धिमान थे, अति योग्य थे, उन्होंने जो भी नियम बनाए होंगे उनमें से जो नियम को इंटरप्रीट करना। अभी देखिए एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर बड़ी मुश्किल बात है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे क्या तुम बोल रहे हो, वास्तु गलत है, ये फलाना दिमाग है। हो सकता है आप लोगों की बात सही हो, लेकिन पहले हमारी बात आप सुन लीजिए। एक व्यक्ति भाषा का ट्रांसलेशन कर अनुवाद करता है एक भाषा से दूसरे भाषा में, तो नियम क्या कहता है, जब तक उसको दोनों भाषाओं पे कमांड नहीं होगा तब तक वो अच्छा ट्रांसलेटर बन ही नहीं सकता। मेरी बात सही है कि भाई अच्छा ट्रांसलेटर बनने के लिए दोनों भाषाओं पर कमांड होना बहुत आवश्यक है। लेकिन होता क्या है, ठीक है, अब सवाल आया कि जो अपने पुराने लोगों ने संस्कृत में जो बातें लिखी उनको इंटरप्रेट करने के लिए उनके समकक्ष ज्ञान वाला व्यक्ति अगर नहीं होगा तो उनकी बातों का अर्थ कभी भी गलत निकल सकता है। समझने की बात है, उन्होंने जो भी कहा, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, केवल वो औपचारिकता नहीं है, उसके पीछे कुछ ऐसी गहरी बात है जिसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए। अब हम एक आपसे दूसरा सवाल करते हैं कि ये तो हो गई बातें कि भाई सच क्या था झूठ क्या था, लेकिन तर्क के हिसाब से अगर एक बात सोचें आप कि ऐसा मान के चलें कि एक बहुत बड़ा वास्तु विशेषज्ञ आपके सामने है और वो विशेषज्ञ जो है आपको बताता है कि भाई एक हम आपको जो बताएंगे वो वास्तु बहुत अच्छी होगी, निर्दोष वास्तु। तो चलिए हम उस विशेषज्ञ से ये कहते हैं कि भाई आप निर्दोष वास्तु के आधार पर एक अति सुंदर मॉल एक घने जंगल में आप बना दो। देखना, अभी थोड़ा गौर करना, निर्दोष वास्तु के साथ एक बहुत बेहतरीन बहुत सुंदर मॉल कहाँ बनानी है, एक जंगल के अंदर। और वो मॉल बनाने के बाद वो मॉल को कामयाब करके दिखाइए। क्या मॉल चलेगी? शेर आएगा खरीदने, चीता आएगा, बंदर आएगा, हाथी आएगा, भालू आएगा, उल्लू आएगा, हंस आएगा, कौन आएगा? इसका क्या मतलब हुआ? वास्तु अकेले होने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। ध्यान रखिए, अच्छी वास्तु, निर्दोष वास्तु, सारी तरीके से उसको जज कर लिया गया कि ये सर्वोत्तम वास्तु है, लेकिन हुआ क्या? क्या वो मॉल चली? आप कल्पना करके देख लो। और ये तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि जो आप ये सोचो कि हाँ चलेगी, कैसे चलेगी? हम आप क्या कोई टूरिस्ट की बस लेके जाओगे वहाँ मॉल में खरीदने, जब इधर उधर हमें तमाम मॉल में लेकिन वहाँ क्यों जाएंगे? और आपको ऐसा लग रहा है वहाँ मॉल चलेगी? इससे क्या समझ में आता है? ये वास्तु नाम का एक व्यवसाय, एक ट्रैप, एक स्कैम, लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए, ये उनका धंधा है। वास्तु के नाम पे वो करोड़ों कमा रहे हैं, वो उनकी इनकम हो रही है। वास्तु सबसे ज्यादा फायदा किसको दे रहा है? वास्तुशास्त्र का ज्ञान किसको फायदा दे रहा है? वास्तु शास्त्री जो कह रहा है अपने को, अब वो है कि नहीं वो तो अलग बात है, जो अपने को वास्तु शास्त्री कह रहा है उसको ही सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। अब आपको समझ में आया कि भाई वास्तु के नाम पे बेवकूफ क्यों बनते हो? ये सोच निकाल दो। आप या तो जैसे अभी बहुत सारे लोग भगवान के तो भक्त होंगे कि आप धर्म कोई भी रहे, भगवान का रूप कोई भी रहे, अपने अपने तरीके से मानते हैं। अब या तो आप ईश्वर पर भरोसा करो, या आप अपने कर्म पर भरोसा करो, और या फिर वास्तुशास्त्री पर भरोसा करो। चलो ठीक है, आपने वास्तुशास्त्री के हिसाब से एक बहुत सुंदर घर बना लिया और आप अपने ऑफिस जाना बंद कर दो। आप जो आर्थिक साधन, जो आप जो इनकम करते हो, जिस चीज़ से जो जिससे आपका घर चलता है, वो काम करना बंद कर दो, घर पे बैठ जाओ। घर में क्या कहीं पे सोने के पैसे गिरेंगे आपको ऊपर से? आपको कहीं से इनकम होने वाली? अरे आपको जाना पड़ेगा ना। तो ये जो है
तर्क वितर्क, अभी हम जो बात कर रहे हैं इसमें बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे। जो जो वास्तु के पीछे अंधे होके भागने वाले लोग होंगे, वो हमारी बात सुन के उनके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे होंगे, तरह तरह के प्रश्न हो रहे होंगे, लेकिन वो ये आसानी से जज नहीं करेंगे। भाई कॉमन सेंस से आप सोचो कि हमने जो बात कही है वो सही या गलत है। तो हम आपसे, सभी लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि देखिए, अच्छी लोकेशन में, अच्छे माहौल में आपको जो भी घर मिलता है, जो भी रहने की चीज़ मिलती है, आपको कोई भी व्यवसाय करना है, वो किसी भी दिशा में रहने दो, लोकेशन और वहाँ का आसपास का वातावरण, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आप सहारा के रेगिस्तान में जाके वास्तु के हिसाब से निर्दोष चीज़ बना के वहाँ पर सफल होगे या नहीं? अपने से पूछ के देखो। गहरे समुद्र में आप कोई व्यवसाय चला के देख लो, जहाँ वास्तु के हिसाब से तो सब कुछ चाहिए, लेकिन आप मीलों दूर हो तट से, क्या ऐसा होगा? क्या मछलियाँ खरीदेंगे आके वहाँ पे? क्या डॉल्फिन आएगी? क्या शार्क आएगी? क्या वेल आएगी? कौन आएगा? तो ऐसा आपसे अनुरोध है कि देखिए, ठीक है, आपके जो भी विचार हों उनको हम विरोध नहीं करेंगे। अपना अपना मत, अपनी अपनी बातें समझने का, सोचने का सबको अधिकार है। हम तो सिर्फ एक आपको एक विचार करने के लिए एक अपनी सोच दे रहे हैं कि आप सारी बातों को सोचने से पहले एक बार गहराई पे इस बात पर विचार करें, और उसके बाद आपको जो भी ठीक लगे वो आप करें। धन्यवाद।